सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज गेस्ट टीचर्स का सफ़र, गेस्ट टीचर्स की स्थिति, जॉब करियर अंतिम पड़ाव पर है। यहाँ से या तो आर या तो पार की लड़ाई है। अब गेस्ट टीचर्स के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ खो चुके हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी समझ, अकल से काम ले लिया तो गेस्ट टीचर्स का भविष्य संवर सकता है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट टीचर्स के पास 1 साल का टाइम है और ये 1 साल ही सब कुछ क्लियर कर देगा कि गेस्ट टीचर्स की कोई पॉलिसी बनेगी, परमानेंट होंगे या सारे के सारे गेस्ट टीचर एक ही झटके में बाहर होने वाले हैं। सबका पत्ता साफ होने वाला है। DSSB के माध्यम से 26,000 नई भर्ती आने की अपडेट अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा। और अगर ये 26,000 भर्ती आती हैं तो क्या सीनियर क्या जूनियर सारे के सारे बाहर होने वाले हैं। बहुत सारे दोस्त ऐठ में हैं, भर्ती आए तो हम सेलेक्ट होंगे। अच्छी बात है, पॉजिटिव सोच थिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन जो मैं फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ वो आपको समझ आ जाना चाहिए। कितना टाइम गेस्ट टीचर्स के पास है, कितना पढ़ पाते हैं गेस्ट टीचर्स और कितना वो पास हो पाएंगे, ये गेस्ट टीचर्स खुद ही समझ सकता है। क्योंकि वो स्कूल में इतना उलझा रहता है कि वो पढ़ ही नहीं पाता। दूसरी चीज़ आपने अभी देखा होगा, जो भी रिसेंटली जो टीचर्स DSSB के माध्यम से आए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल फ्रेशर हैं। फ्रेशर का मतलब जिन्होंने अभी अपनी B.Ed कंप्लीट की, B.Ed कंप्लीट करते ही C.Ted के बाद तुरंत लग गए। तो यही लोग लगने वाले हैं इस 26,000 में भी। तो ये भूल जाइए कि आपका होने वाला है। 1-2% कुछ गिने चुनों का हो भी जाएगा तो बाकी के 99 और 98% कहाँ जाएंगे। और अगर एक बार ये भर्ती निकल गई तो गारंटी है गेस्ट टीचर्स के पास सिवाय दीवार पे सर मारने के और अंधेरे में अकेले में रोने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि गेस्ट टीचर्स की इस जॉब से उसका परिवार, उसका घर परिवार चल रहा है, उसकी सोसाइटी एकदम से उसका मतलब घर परिवार इसी से चल रहा है। अभी भी बहुत से गेस्ट टीचर्स तू मैं में उलझ रहे, बहुत से गेस्ट टीचर्स आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। लेकिन भाई ये समय अगर आपने गंवा लिया तो आप ये मान के चलिए कि जो आपने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उन बच्चों को 2020 से भी अगर आप लगे तो 3-4 साल आपने दे दिए हैं। बाकी किसी ने 5, किसी ने 8, किसी ने 10 और 12-12, 13-13 साल भी आपने उन बच्चों को दे दिया है, सरकारी स्कूलों को दे दिया है। आपने सरकारी स्कूलों का रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया बना दिया। लेकिन भैया आपका रिज़ल्ट कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बना और आपको कोई नहीं पूछने वाला। तो अभी भी समय है। अशोक अग्रवाल जी ने 2 रास्ते बता दिए हैं। गेस्ट टीचर्स का काम इन्हीं दोनों रास्तों में से एक से होगा। पहला रास्ता तो एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी की मैं बताऊंगा उनके कहने के अकॉर्डिंग। पहला रास्ता तो उन्होंने कर दिया कि भाई केस के माध्यम से आपका काम होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई धरने के माध्यम से भी उन्होंने अपना व्यू रखा है कि धरने पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है और केस पे भी। थोड़ा सा हम पहले केस के बारे में बात करेंगे, भाई केस में कितनी मजबूती है। देखिए, आज जो गेस्ट टीचर रिन्यूअल होते हैं, पहले क्या होता था, गेस्ट टीचर हर साल फॉर्म भरते थे, बहुत सारे बाहर हो जाते थे, नए आ जाते थे। अब क्या होता है कि गेस्ट टीचर्स जुलाई से रिन्यू हो जाते हैं जो पहले लगे हुए हैं। ये क्यों हुआ पता है आपको? इसके लिए केस किया गया था कैट कोर्ट में और कोर्ट के माध्यम से ही आज गेस्ट टीचर रिन्यूअल होते हैं। दूसरी चीज़ लीफो यानी कि लास्ट इन कम फर्स्ट। पहले क्या होता था, कोई भी गेस्ट टीचर हिट हो जाता था, ज़्यादा वर्किंग डेज वाला बाहर हो जाता था, कम वर्किंग डेज वाला स्कूल में रहता था। इसके लिए भी केस किया गया और केस का नतीजा ये निकला कि भैया जिसके ज़्यादा वर्किंग डेज है वो तो जॉब पे रहेगा, जिसके कम वर्किंग डेज है वो हटेगा।
तो पहला कैट ने डिसीजन दिया कि गेस्ट को गेस्ट रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि अगर गेस्ट ही लगाने हैं आपने तो पुराने वालों को रिन्यूअल किया जाए। दूसरा केस गेस्ट टीचर्स के पक्ष में आया कि भैया जो सीनियर है ना यार, वैसे भी अब अंडरस्टैंडिंग तो है इतनी कि सीनियर वाला बाद में हटेगा, जूनियर पहले हटेगा, तो ये भी कोर्ट के माध्यम से हुआ। तीसरा कुछ सालों पहले जब सीटेट और नॉन सीटेट का अंतर रखा गया गेस्ट टीचर्स में, तो ऐसे में नॉन सीटेट साथी बाहर हो गए, लेकिन साथ में जो मिसलेनियस टीचर्स थे ना उनकी सैलरी कम हो गई थी और जो सीटेट वाले उनकी सैलरी ज़्यादा थी। तो मिसलेनियस थे उनके लिए भी कोर्ट में केस किया गया और उसका भी डिसीजन निकला कि आज सभी गेस्ट टीचर्स को सेम सैलरी मिलती है, चाहे वो योगा टीचर हो, पीटी टीचर हो, ड्राइंग टीचर हो, यानी कि मिसलेनियस और नॉर्मल सब्जेक्ट टीचर्स सबको सेम मिलता है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि केस में कितना दम है। अब बात आती है यहाँ पर कि भैया केस में पैसे किसको दें, पैसे लोग खा जाते हैं, किस पर भरोसा करें, होगा या नहीं होगा, केस में कितना दम है। तो आपको एक और बात बता दूं कि अभी एक ऐसा केस भी चल रहा है कुछ लिमिटेड गेस्ट टीचर्स का जो रेगुलराइजेशन के लिए लड़ रहे हैं, मतलब उनका कहना है कि भैया इनको रेगुलर किया जाए। अशोक अग्रवाल जी की मैं आपको बता दूं, अशोक अग्रवाल जी आज से साल 1.5 साल पहले गेस्ट टीचर्स के एंटी थे, विरोधी थे, सख्त खिलाफ थे। और अशोक अग्रवाल जी के आए दिन ट्वीट और वो कैट कोर्ट में वगैरह जो बार बार वो अपना याचिका रखते थे कि भैया गेस्ट टीचर्स को हटाओ, इन गेस्ट टीचर्स के कारण नई भर्ती नहीं आ रही है, डीएसएसबी की भर्ती निकालो, गेस्ट टीचर हटाओ, मतलब हटाने की बात होती थी हमेशा। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कुछ महीने 4-6 महीने से अशोक अग्रवाल जी के ट्विटर हैंडल पर गेस्ट टीचर्स के लिए पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स को उनकी पॉलिसी बनाए, दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स को सपोर्ट करे, दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स के साथ इतनी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती, मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये कि अशोक अग्रवाल जी मानते हैं कि केस में दम है और केस करोगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, क्योंकि कुछ नरम गरम दल के भी हैं, कुछ लोगों को लगता है कि भाई क्या पैसे किसको दें, सब बेकार है, बेवकूफ़ है, पैसे मत दो, तो उनका ये लॉजिक है कि क्योंकि वो गरम दल के हैं, वो कहते धरना दो। तो धरने पर भी अशोक अग्रवाल जी ने अपना पक्ष रखा है। अभी आपने पीछे उनका एक ट्वीट देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि भैया कुछ गेस्ट टीचर पैसे मांग रहे मेरे नाम से, उन्हें पैसे मत दो और दिल्ली सरकार आपका काम करेगी। कैसे काम करेगी वो थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल से जोड़ता हूँ। आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है जब कौरव और पांडव में आपस में शस्त्र युद्ध होता है, मतलब एक कंपटीशन होता है, शस्त्र विद्या कंपटीशन। उसमें भरी सभा में अर्जुन कहता है कि जो भी सभा में धनुर्धर है वो आकर के मुझसे लड़ ले, कंपटीशन कर ले। तो सारे के सारे एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं, क्या दुर्योधन क्या दुशासन, सारे एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। इतनी देर में एक नौजवान युवक दरवाजे पर आता दिखाई देता है और वो अर्जुन को ललकारता है कि भैया मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ, धनुर्विद्या, मेरे साथ आकर के कंपटीशन करो, लड़ो। तो भैया ठीक है, लड़ना तो ठीक है, लेकिन आप हो कौन? तो भैया कहा कि भाई सिमिलर में लड़ाई होती है, मैं राजा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, तो मैं राजकुमार से लड़ाई कर सकता हूँ, बाकी किसी और से नहीं लड़ सकता। तो आपको भी पता है कि जो राजकुमार है वो कर्ण था और कर्ण जो है वो राजकुमार नहीं था। तो जब ये देखा कि दुर्योधन ने कि भैया अर्जुन से लड़ने वाला टक्कर वाला आ रहा है, तो अर्जुन जो दुर्योधन है ना, उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और कहा कि भैया अब देखो, अब आप लड़ सकते हो क्योंकि ये भी राजा बन गया है। अब यही चीज़ अशोक अग्रवाल जी ने भी कहा है कि डीएसएसबी कह रही है कि दिल्ली सरकार नई भर्ती निकाले जो वैकेंट है। अब दिल्ली सरकार को भी अशोक अग्रवाल जी ने कहा कि ये करें, जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको वैकेंट क्यों दिखा रहे हो, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि गेस्ट टीचर्स को भी कर्ण की तरह राजकुमार बनाया जाए। और जब वो राजकुमार बन जाएंगे, यानी कि वो भी दिल्ली शिक्षा विभाग का हिस्सा बन जाएंगे, तो वो डीएसएसबी की जो भर्ती हैं वो वैकेंट नहीं दिखाई देंगी। जब वैकेंट नहीं दिखाई देंगी तो गेस्ट टीचर्स अपनी जॉब पर बने रहेंगे।
कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार चाहे तो एक ऐसी पॉलिसी बन जाएगी, वो कोर्ट और बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल भैया जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भैया 8-8, 10-10, 12-12 सालों से हैं, तो इनको हटाया नहीं जाएगा, ये सिस्टम में रहेंगे। इनके अलावा जितनी भर्ती बची हैं उन पे भर्ती निकाल लें। अब सिंपल सी बात है भैया, दिल्ली सरकार इजीली तो मानेगी नहीं, और दिल्ली सरकार को तो आपको पता ही है कि वो तो जब तक कहते हैं ना कि इन गूंगी बहरी सरकार को धमाके की ज़रूरत होती है, तो धमाका किससे होगा? गेस्ट टीचर्स धरने से। तो दो तरीके हैं, एक कोर्ट, दूसरा धरना। अब आपको यहाँ पर एक जो डॉक्टर गोविंद की बात करूँगा मैं, उन्होंने एक आह्वान किया है कि भाई सभी गेस्ट टीचर्स कंट्रीब्यूशन करें पैसों का, ताकि एक ऐसा केस किया जाए जो डीएसएसबी की भर्ती से रिलेटेड हो, यानी कि जो वर्किंग गेस्ट टीचर्स हैं पहले उन्हीं को लगाया जाए, ऐसा एक केस डाला जाएगा। तो भैया मैं तो ये मानता हूँ कि मिनिमम 500 और 1000 रुपये आज के टाइम में किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। गेस्ट टीचर्स की एक दिन की सैलरी अगर वो अपनी दे देता है तो एक इतना अच्छा अमाउंट हो जाता है। सारे के सारे गेस्ट टीचर्स अगर एक दिन की सैलरी देते हैं तो उससे मजबूती से केस लड़ा जा सकता है। इधर केस के दम पे दिल्ली सरकार को चुनौती दी जाए, उधर दूसरी तरफ धरने से दिल्ली सरकार पे चोट किया जाए। कहने का मतलब ये है कि कुछ गेस्ट टीचर्स नरम दल के हैं, कुछ गेस्ट टीचर्स गरम दल के हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ कोर्ट की बात आती है तो सारे के सारे नरम बन जाओ और कोर्ट में अपना कंट्रीब्यूशन, भैया एक दिन की सैलरी यूं ही उड़ा देते हैं। आप पालिका वालिका जाओगे, आपके खाने पीने सरोज नगर चले गए, पता नहीं चलता कि 1000-2000 कहाँ गए। तो आप ये देखिए कि वो जो एक दिन की सैलरी अगर जाती है एसोसिएशन के पास और एक ऐसा मजबूत केस डाला जाता है तो श्योर है, क्योंकि अशोक अग्रवाल जी आज गेस्ट टीचर्स के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गेस्ट टीचर्स के केस में दम है। अदरवाइज जो गेस्ट टीचर्स के बिल्कुल एंटी थे, विरोधी थे। तो भैया केस सॉल्यूशन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, समझ बनानी पड़ेगी, आपसी मनमुटाव भेदभाव को साइड करना पड़ेगा। दूसरा तरीका धरने का, तो भैया जहां नरम दल बनने की ज़रूरत है वह सारे के सारे नरम दल बन जाओ, केस में कंट्रीब्यूशन दे दो। जहां गरम दल की बात आती है तो भैया यही केस वाले सारे के सारे धरने में आ जाओ। इसका मतलब दिल्ली सरकार पर जब दोहरी मार पड़ेगी केस के थ्रू, धरने के थ्रू, तो गेस्ट टीचर्स 1 साल नहीं बल्कि 4-6 महीने में ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे गेस्ट टीचर्स का भविष्य बच सकता है, कि जॉब बच सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन? मेरा ये ओपिनियन है कि जहाँ नरम दल बनने की ज़रूरत है वह नरम दल बन जाओ, जहाँ गरम दल की ज़रूरत पड़ती है वह गरम दल बन जाओ। यानी कि भेदभाव, मन मुटाव, तू मैं के चक्कर में अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हो। दोनों जगह आप अपना साथ रखो। एक आम गेस्ट टीचर सिर्फ काम चाहता है, और अगर आप आम हैं और अगर काम चाहते हैं तो आप 500-500, 1000-1000 रुपये कम से कम अपने स्कूल से कंट्रीब्यूट कीजिए और उन्हें एसोसिएशन तक पहुंचाइए रिटर्न फॉर्मेट में अच्छे तरीके से, ताकि उन पैसों का हिसाब हो सके। और ऑलरेडी अगर जो केस चल रहे हैं उनमें इन एक और केस मजबूती से रखा जाता है तो कोर्ट हमेशा एम्प्लॉय के फेवर में ही डिसीजन देता है। बाकी अपनी ओपिनियन आप ज़रूर रखें, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। इधर कोर्ट उधर धरना, दोनों की तरफ से एक साथ जब वार होगा तो दिल्ली सरकार को मानना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, अभी दिल्ली सरकार के पास पावर भी आई थी, बीजेपी सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, तो अगर वो अध्यादेश हटता है और बीजेपी दिल्ली सरकार के पास पावर आती है तो उसके बाद तो धरना एकमात्र सॉल्यूशन होगा, क्योंकि धरने के बल पे ही दिल्ली सरकार से काम करवाया जा सकता है। बाकी शेयरिंग कर दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आप मुझे बताना कि कितने लोग पैसे देना चाहते हैं, कितने लोग कहते हैं कि धरना एकमात्र सॉल्यूशन है। सजेशन, सुझाव, शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी तरह से आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।